बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम। ठीक है। The mycobacteria includes two species that almost everyone has heard of. माइकोबैक्टीरियम की दो स्पीशीज हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक ने सुनी हुई होंगी अब टिल नाउ, क्योंकि आप काफ़ी सारी स्टेजेस पार करके आ चुके हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करवाता है, ठीक है, विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस, एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे which causes leprosy. These organisms are thin rods and lipid-laden cell wall. ये एक तो बेसिलाए हैं, रॉड्स हैं, ठीक है, और इनकी सेल वॉल में लिपिड लेडन होता है। लिपिड लेडन एक लिपिड है जो कि इनकी सेल वॉल में पाया जाता है। दिस हाई लिपिड कंटेंट मेक्स देम एसिड फास्ट ऑन स्टेनिंग। इसी लिपिड कंटेंट की वजह से ये ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो पाते हैं और इनको एसिड फास्ट स्टेनिंग किया जाता है। एसिड फास्ट बेसिलाई का नाम इसलिए इनको दिया जाता है, ठीक है। ओनली माइकोबैक्टीरिया एंड नोकार्डिया आर एसिड फास्ट। निकॉर्डिया और माइकोबैक्टीरिया जो है ये एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसिड फास्ट बेसिलस है ये, ठीक है, एंड ओब्लिगेट एरोब। ओब्लिगेट मींस सेल के अंदर रहता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करता है, विच मेक्स सेंस एज इट मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट्स द लंग्स। जिसकी वजह से हमें यह समझ आता है ये सबसे ज्यादा किस जगह पे इन्फेक्शन कॉज करता है? लंग्स के अंदर, ठीक है। विच वेयर ऑक्सीजन इज अबंडेंट, जिस जगह पे ऑक्सीजन अबंडेंट होती है, लंग्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है ना, तो ये उसी जगह पे ज्यादा ग्रो करेगा और उसको इन्फेक्ट करेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रोज वेरी स्लोली, टेकिंग अप टू 6 वीक्स फॉर विजिबल ग्रोथ। अगर हम इसका कल्चर करें तो इसके कल्चर में ऑलमोस्ट 6 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है, इसकी कल्चर की रिपोर्ट आने में। क्यों 6 वीक्स लग जाते हैं? ये बहुत स्लोली ग्रो करता है और ऑलमोस्ट 6 वीक बाद इसकी जो कॉलोनीज होती हैं जो विजिबल होना स्टार्ट होती हैं। विरुलेंस फैक्टर्स। देयर इज वन क्लास ऑफ लिपिड दैट ओनली एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैव। एक स्पेसिफिक लिपिड की क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ एसिड फास्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनमें होती है, एंड दैट इज इन्वॉल्व माइकोबैक्टीरियल विरुलेंस माइकोसाइड्स, और इसी वजह से ये इनकी विरुलेंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दैट टर्मिनोलॉजी इज एज फॉलोज। वो सारी टर्मिनोलॉजीज जो कि इसके विरुलेंस फैक्टर में ऐड यानी कि इजाफा करती है, एडिशन करती है, वो ये है। माइकोलिक एसिड इनके लिए सेल वॉल के अंदर होता है, इज अ लार्ज फैटी एसिड। उसके बाद क्या है? माइकोसाइड इज अ माइकोलिक एसिड बाउंड टू अ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग अ ग्लाइकोलिपिड। उसके अलावा माइकोसाइड होता है जो कि जिसको हम माइकोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाता है, यानी कि ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिपिड मीन्स लिपिड, ठीक है। दोनों मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। उसके बाद है कॉड फैक्टर। कॉड फैक्टर इसका अच्छा खासा विरुलेंस फैक्टर है। इज अ माइकोसाइड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू माइकोलिक एसिड। ये किस तरह बनेगा? दो माइकोलिक एसिड बनेंगे विद अ डाइसैकेराइड, ठीक है। टेरहेलोज उसका नाम है डाइसेक्राइड का। ये उसके साथ दो माइकोलिक एसिड और एक डाइसेक्राइड मिल के कॉड फैक्टर बनाएगा। दिस माइकोसाइड इज ओनली फाउंड इन द विरुलेंट स्ट्रेन्स ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो विरुलेंट स्ट्रेन्स हैं जो कि टीबी काज करवाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस काज करवाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें मिलेगा कॉड फैक्टर जो होता है। कॉड फैक्टर इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। कॉड फैक्टर क्या होता है? ये इसको एक जगह से दूसरी जगह में फैलने में हेल्प करता है, यानी कि ये इसको एक जगह से यानी कि एक सेल में ये ग्रो कर रहा है उसको आगे फैलने में हेल्प करेगा, ठीक है। स्प्रेडिंग फैक्टर है इसके लिए। कोड फैक्टर इनहिबिट्स न्यूट्रोफिल माइग्रेशन। इसने न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन को इनहिबिट करना है, एंड डैमेजेस माइटोकॉन्ड्रिया, और जिस सेल के अंदर ये ग्रो कर रहा है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा। इट्स इंजेक्शन इनटू माइस रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
ठीक है, अगर माइस यानी कि जो रैट होते हैं उनके अंदर इसका इंजेक्शन लगाया जाए, ठीक है, कॉड फैक्टर का, तो उनमें ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी कि रिलीज करवाएगा। ये एक साइटोकाइन है जो कि सेल से रिलीज होता है, जिसको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं, रिजल्टिंग इन रैपिड वेट लॉस। और जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से रैपिडली वेट लॉस होता है। यही वजह है कि जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट लॉस होगा, उनमें आपको वेट लॉस मिलेगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से। कैसे वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो साइटोकाइन है वो रिलीज होता है, कॉड फैक्टर की वजह से, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन इज यूजली अ क्रोनिक डिजीज विद वेट लॉस। ट्यूबरक्लोसिस अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ये एक क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। ये नहीं है कि आज किसी के अंदर ऑर्गेनिज्म के हैं तो आज ही उसको कोई प्रॉब्लम बन गई है या 10 दिन बाद बन गई है, इसको टाइम लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये सिम्टम्स अपने स्लोली अपीयर करेगा। कॉड फैक्टर माइट कंट्रीब्यूट टू दिस वेट लॉस फिनोमेना। और इसीलिए हम सोचते हैं जिस तरह माइस के अंदर हमने इंजेक्शन लगाया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज हुआ, इसी तरह ये स्प्रेडिंग फैक्टर है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। जब स्प्रेड करेगा तो ये भी एक एसोसिएशन है किसमें, वेट लॉस के अंदर। सल्फाटाइड्स आर माइकोसाइट्स दैट रिजेंबल्स कॉड फैक्टर। इसका अगला जो विजिलेंस फैक्टर है सल्फाटाइड्स हैं, जो कि सिमिलर हैं कॉड फैक्टर की तरह के, विद सल्फेट्स अटैच टू द डाइसेक्राइड। उसमें माइकोलिक एसिड डाइसेक्राइड के साथ अटैच होता है, इसमें सल्फेट डाइसेक्राइड के साथ अटैच होंगे। दे इनहिबिट द फेगोसोम फ्रॉम फ्यूजिंग विद द लाइसोसोम। इसने काम क्या करना होता है, जो फेगोसोम जिस वक्त ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है हमारे लंग्स के अंदर पहुंचेगा, तो एल्विलर मैक्रोफेजिस इसको इनगल्फ कर लेंगे, इनगल्फ करके फेगोसोम की सूरत में इसको अपने अंदर इनटेक कर लेंगे, ठीक है। और फेगोसोम के ऊपर फिर क्या करते हैं, वो लाइजोसोमल इंजाइम्स का छिड़काव करते हैं, लाइजोसोमल इंजाइम उनके ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। जिस वक्त लाइजोसोमल इंजाइम्स फेंकेंगे इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को वो किल कर देंगे। लेकिन इसके पास एक विजिलेंस फैक्टर है, सल्फाटाइड्स। सल्फाटाइड ने क्या करना होता है, फेगोसोम को लाइजोसोम के साथ फ्यूज ही नहीं होने देता। जब फ्यूज नहीं होने देगा तो बैक्टीरिया के ऊपर इंजाइम नहीं गिरेंगे, जब इंजाइम नहीं गिरेंगे तो बैक्टीरिया किल नहीं हो सकेगा, जब बैक्टीरिया किल नहीं हो सकेगा तो वो सेल के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। द facultative intracellular nature of Mycobacterium tuberculosis during early infection may be partially attributed to the sulfatides। सेल के अंदर इनिशियली वो किस तरह सरवाइव करता है वो इस सल्फाटाइड्स की मरहून मिन्नत है, क्योंकि सल्फाटाइड्स फेगोसोम को लाइजोसोम के साथ फ्यूज होने से रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्स डी इज अ complicated mycosites। ये एक complicated mycosite है that acts as an adjuvant यानी कि enhances antibody formation to an antigen। इसने क्या करना होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना है, and may be the part of mycobacterium tuberculosis that activates the protective cellular immune system। ये माइकोबैक्टीरियम का ही पार्ट होता है, और इसने क्या करना होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा ताकि हमारा इम्यून सिस्टम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके, सेलुलर इम्यूनिटी यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। Pathogenesis of tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis primarily affects the lungs but can also cause disease in almost any other tissue। प्राइमरीली ये हमारे लंग्स को टारगेट करता है, ठीक है, लंग्स की टीबी करवाता है, लेकिन उसके अलावा ये बॉडी के किसी भी पार्ट की टीबी करवा सकता है, ब्रेन की टीबी करवा सकता है, बोन्स की टीबी करवा सकता है, प्लूरा की टीबी करवा सकता है, मायोकार्डियम की टीबी करवा सकता है, इंटेस्टाइन की टीबी करवा सकता है, जिनाइटो यूरिनरी ट्रैक की टीबी करवा सकता है, ठीक है। मसल्स की तकरीबन स्किन की टीबी करवा सकता है, यानी कि हर टिश्यू की ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस काज करवा सकता है। लेकिन सबसे पहला जो ऑर्गन इससे इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा हाई रेट हैं, किस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है, लंग्स को। द वे इट स्प्रेड्स द एंड डैमेजेस द बॉडी डिपेंड्स ऑन द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ये किस तरह हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा, किस तरह हमारी बॉडी को डैमेज करेगा, डिपेंड करता है कि होस्ट का इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म एंड इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट्स एज फॉलोज, यानी कि जो
होस्ट है उसके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ये आगे किस तरह बिहेव करेगा। अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, वो इसकी इन्फेक्शन पे खुद ही काबू पा लेगा। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो ये मल्टीप्लाई करेगा और साइन एंड सिम्टम्स अपीयर करेगा और डिजीज काज करवा देगा। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर ग्रोथ, इम्यून सिस्टम और ऑर्गेनिज्म किस तरह आगे इंटरेक्ट करते हैं उसके हम आगे फेजेस पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर ग्रोथ, सेल के अंदर ये किस तरह ग्रो करेगा, ठीक है। विद द फर्स्ट एक्सपोजर यूजुअली बाय इनहेलेशन इनटू द लंग्स द होस्ट हैज नो स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जब पहली दफ़ा कोई भी होस्ट इसको इससे एक्सपोज होता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये लंग्स के इनहेलेशन के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, और जब हमारे लंग्स में जाता है तो हमारे पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती। हमारे बॉडी ने इसके खिलाफ अभी तक स्पेसिफिक कोई एंटीबॉडीज तैयार नहीं की होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसके साथ इंटरेक्शन हो रही है। द इनहेल्ड बैक्टीरिया काजेज अ लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। जो बैक्टीरिया होगा वो लोकल इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा किस चीज़ की, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस की, ड्यू टू वेरियस विरुलेंस फैक्टर्स। जो हमने पहले विरुलेंस फैक्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि ये न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन करवाता है टिश्यूज के अंदर। ड्यू टू द वेरियस विरुलेंस फैक्टर्स द फेगोसाइटोज्ड बैक्टीरिया आर नॉट डिस्ट्रॉयड। और कॉड फैक्टर की वजह से इसका कॉड फैक्टर नहीं, सॉरी, सल्फाटाइड्स की वजह से जो फेगोसोम होता है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। जब लाइसोसोम के साथ फ्यूज नहीं होगा तो हमारे जो मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स हैं वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। दे मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव इन द मैक्रोफेजेस। तो ये उसी मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई होंगे और उस जगह पे ये सर्वाइव करेंगे, अपना उसे घर बना लेंगे, ठीक है। द बैक्टीरिया स्प्रेड्स थ्रू द लिम्फेटिक्स एंड ब्लड टू सेट अप कैंप इन द डिस्टेंट साइट्स। उसके बाद जब ये अच्छे खासे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक्स के थ्रू आगे स्प्रेड होंगे और डिफरेंट जगह पे अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, ठीक है। दिस पीरियड ऑफ कल्टेटिव इंट्रासेलुलर एग्जिस्टेंस इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड बिकॉज द होस्ट रैपिडली एक्वायर्स इट्स प्राइम डिफेंस अगेंस्ट द एसिड फास्ट बेसिलस। ये वाला जो इसका फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर एग्जिस्टेंस वाला जो पीरियड है ये शॉर्ट होता है, क्योंकि जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम को इसकी खबर मिलती है हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सम ऑफ द मैक्रोफेजेस सक्सीड इन फैगोसाइटोजिंग एंड ब्रेकिंग अप द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इस यानी कि काफ़ी सारे मैक्रोफेजेस इसे इनगल्फ करेंगे ना, उनमें से कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं जो कि फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवाने में कामयाब हो जाते हैं। जब उसको फेगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज होंगे तो वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे दीज मैक्रोफेजेस देन रन टुवर्ड्स अ लोकल लिम्फ नोड। उसके बाद ये वाले जो मैक्रोफेजेस हैं जिन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है वो जो लोकल लिम्फ नोड होगा उस तक पहुंचेंगे, ठीक है। एंड प्रेजेंट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया टू द हेल्पर टी सेल। और जो डिस्ट्रॉयड पार्ट्स होंगे बैक्टीरिया के, ठीक है, उसको हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसे हेल्पर टी सेल के सामने पेश किया जाएगा। हेल्पर टी सेल उसे डिटेक्ट करेगा। द sensitized T cell then multiply and enter the circulation in search of Mycobacterium tuberculosis। जब हेल्पर टी सेल के सामने उससे प्रेजेंट किया जाएगा तो हेल्पर टी सेल सेंसिटाइज हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटाइज होने के बाद हेल्पर टी सेल की एक फौज बनेगी जो कि स्पेसिफिक होगी किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद वो सर्कुलेशन में माइकोबैक्टीरियम को सर्च करेगा कि किस जिस जगह पे माइकोबैक्टीरियम मिलेगा, ठीक है। व्हेन द टी सेल इनकाउंटर्स देयर एंटीजेनिक टारगेट, जब वो टी सेल्स उस एंटीजेनिक टारगेट को इनकाउंटर करेंगे, उससे मिलेंगे, दे रिलीज लिम्फोकाइंस, तो वो लिम्फोकाइंस रिलीज करेंगे दैट सर्व्स टू अटैक मैक्रोफेजेस एंड एक्टिवेट देम व्हेन दे अराइव। जो लिम्फोकाइंस होंगे वो मैक्रोफेजेस को उस जगह पे अट्रैक्ट करेंगे, उस जगह पे बुलाएंगे, ठीक है, और उनको एक्टिवेट करेंगे। दीज एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ट्राई टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अब वो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो उन बैक्टीरियाज को इनगल्फ करेंगे और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। समझ आ रही है मैं जो कुछ बोल रहा हूँ? जी सर, आ रही है समझ। यस सर।
It is during this stage that macrophages attack actually results in local destruction and necrosis of the lung tissue. जिस वक्त मैक्रोफेजेस अटैक करेंगे, आपको पता है कि मैक्रोफेजेस लाइसोसोमल एंजाइम्स उसके ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। जब लाइसोसोमल एंजाइम्स फेंकेंगे, वो एंजाइम सेल के बाहर भी इधर उधर गिरेंगे, ठीक है। जब सेल के बाहर भी वो एंजाइम किस तरीके से निकलेंगे, तो वो जो लोकल लंग टिश्यूज होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे और उनकी नेक्रोसिस करवाएंगे। द नेक्रोज्ड टिश्यू लुक्स लाइक अ ग्रैनुलर क्रीमी चीजी एंड इज कॉल्ड केजियस नेक्रोसिस। अब भी इस एरिया का जो मिडल होगा, मिडल पोर्शन होगा, उस जगह पे आपको क्रीमी चीजी नेक्रोसिस मिलेगी, ठीक है। नेक्रोज टिश्यू, डेड टिश्यू मिलेंगे इन द मिडल, दैट इज कॉल्ड केजियस नेक्रोसिस। ये इसका हॉल मार्क है। केजियस नेक्रोसिस किसमें आपको मिलेगी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। दिस सॉफ्ट केजियस सेंटर इज सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस। ये वाला जो केजियस सेंटर होगा, जो डेड पोर्शन है, ये मैक्रोफेजेस से घिरा हुआ होगा। इसके इर्द गिर्द आपको मैक्रोफेजेस मिलेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स और उसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे यानी कि फाइब्रस टिश्यूज मिलेंगे, एंड कोलाजन डिपॉजिट्स, और उसके बाद आपको मिलेंगे कोलाजन टिश्यूज, एंड इट फ्रीक्वेंटली कैल्सिफाइज। और जब ये इस तरह पड़े हुए होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर, ये डेड सेल्स हैं, तो इनके ऊपर कैल्शियम आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। At some point in the future, perhaps due to depression in the host's resistance, the bacteria may grow again. ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको मैक्रोफेजेस ने किल करने की कोशिश की है, लेकिन वो किल नहीं हो रहे, ठीक है। और उनको तो किल करने की कोशिश की, बैक्टीरिया तो किल नहीं हुए, लेकिन इधर उधर वो एंजाइम गिरने से जो लंग्स के अपने टिश्यूज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उस जगह पे केजियस नेक्रोसिस बन गई है, ठीक है। केजियस नेक्रोसिस का मतलब है कि लंग्स के जो लोकल टिश्यूज हैं वो डेड हो चुके हैं, और उनके उस एरिया में उन मैक्रोफेजेस ने जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उन्होंने इनगल्फ किया था, उसको अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, और उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी, यानी कि एक जेल बना दी है कि इसी एरिया में वो कैद होकर रह जाएं। जो दूसरे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो इस एरिया से बाहर ना फैलें, इसलिए उसके इर्द गिर्द कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट डिपॉजिट्स, कैल्सिफिकेशन होगी, ताकि वो इस एरिया से बाहर ना जा सकें, ठीक है। ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम फुल्ली प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में जब उसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, वो इम्यूनो कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, अगर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज होगा तो ये बैक्टीरिया दोबारा से उनको एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नीचे गई है, उनकी इम्यूनिटी वीक हुई है, तो ये दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने इन्फेक्शन काज करवाई है वो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है, ठीक है। जब दोबारा, जिस वक्त होस्ट की इम्यूनिटी वीक हुई है, उस वक्त जब वो दोबारा रीग्रो करेंगे तो उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जगह पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी जिस वक्त पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। पुअर एपिटाइट, एपिटाइट कम हो जाएगी, नाइट स्वेट्स होंगे, वीकनेस होगी, फीवर होगा, ट्राई कफ, वेट लॉस, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ सकते हैं। और उसके अलावा बताया गया है कि ये ऑलमोस्ट हर जगह की टीबी करवा सकता है, ब्रेन की टीबी करवा सकता है, मिलरी टीबी यानी कि जो टीबी अच्छा खासा फैल चुका हो, यानी कि पहले पूरे लंग्स को इन्वॉल्व करे, लंग्स को इन्वॉल्व करने के बाद फिर एक्स्ट्रा प्लूरल जो फीचर्स हैं उसकी वो आना स्टार्ट हो जाए। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, मायोकार्डियम की हो सकती है, प्लूरा की हो सकती है, इंटेस्टाइन की हो सकती है, वर्टिब्राज यानी कि बोन्स की टीबी हो सकती है, ब्रेन की टीबी, मिनेंजियल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। अब उसको डायग्नोस करने के लिए हम पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, एक टेस्ट है, स्किन टेस्ट है, वो हम करते हैं। फॉलोइंग induction of cell mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis, any additional exposure to this organism will result in a localized delayed type 4 hypersensitivity reaction, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा पहले से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के साथ एक्सपोज हो चुका है, दैट मीन्स उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है।
प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो हैं हम माइकोबैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसमें से हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स लेंगे जिनके अगेंस्ट हमारे जिस्म ने एंटीबॉडीज प्रिपेयर की होती हैं टू चेक दैट दिस पर्सन ऑलरेडी इम्यून टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और नॉट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन पार्टिकल्स फ्रॉम किल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे उन प्यूरिफाइड प्रोटीन्स का जो कि एक्ट एज एंटीजन, ठीक है ना, जो एंटीजन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, कॉल्ड पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। उनको हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। रिजल्ट्स इन लोकलाइज्ड स्किन स्वेलिंग एंड रेडनेस। अगर तो उसकी बॉडी ने पहले से एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं इसके अगेंस्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं, जब हम उस किसी बॉडी के यानी कि मोस्टली फोर आर्म पे हम ये प्यूरिफाइड प्रोटीन का इंजेक्शन देते हैं इंट्राडर्मली, जब प्यूरिफाइड प्रोटीन का इंजेक्शन देंगे तो एंटीबॉडीज उस जगह पे आएंगी और इन एंटीजन के साथ आके रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगी तो उस जगह पे स्वेलिंग भी होगी और रेडनेस भी होगी। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी ने उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो किया है। ठीक है, देयरफॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ पीपीडी विल रिवील वेदर और नॉट अ पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसलिए जब जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो इस चीज को जाहिर करेगा कि इस पर्सन में पहले से माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो चुकी है या नहीं हुई, ठीक है, या एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है, इस चीज को डिफरेंशिएट करेगा। व्हाट इज दिस, जो पीपीडी स्किन टेस्ट है ये क्या चीज है? टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? ट्रू पॉजिटिव यानी कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या लेटेंट या रिकवरी फेज में है, यानी कि या तो वो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं उनकी एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है, या वो लेटेंट फेज में है यानी कि उनकी इन्फेक्शन का जो लास्ट मराहल है जिसमें वो रिकवरी फेज में जा रहे होते हैं उस फेज में है, तो उसमें हमको ट्रू पॉजिटिव वो स्पेसिफिक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया जिस जगह पे हमने इंजेक्शन लगाया उस जगह पे स्वेलिंग और रेडनेस आपको मिलेगी। ठीक है, ट्रू नेगेटिव नो फेज। इस ट्रू नेगेटिव का मतलब ये है कि जब हम इंजेक्शन लगाएंगे आफ्टर 48 आवर हमने उस एरिया को चेक करना होता है। अगर 48 आवर्स के बाद हम देखते हैं उस एरिया में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, दैट मीन्स ये वाला जो बंदा है ये अभी तक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एक्सपोज ही नहीं हुआ, हमारी बॉडी ने अभी तक कोई एंटीबॉडीज तैयार ही नहीं की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट। क्योंकि अगर एंटीबॉडीज तैयार की होती हैं तो वो उस प्यूरिफाइड प्रोटीन जो हमने उस जगह पे दिया है उसके साथ आकर रिएक्ट करती हैं और स्किन पे कोई ना कोई चेंजेस नजर आते हैं, लेकिन चेंजेस नजर नहीं आ रही, दैट मीन्स ट्रू नेगेटिव, ये अब तक उस एंटीजन से एक्सपोज ही नहीं हुआ। फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, ट्रू पॉजिटिव और उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव कैसे आ सकता है? अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड है, ठीक है, उसको बीसीजी वैक्सीन लगी है, बीसीजी वैक्सीन जो कि बचपन में हिफाजती टीके लगवाते हैं ना, ईपीआई शेड्यूल के एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें बीसीजी वैक्सीन भी लगाई जाती है। तो अगर बीसीजी वैक्सीन लगी होगी दैट मीन्स उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव मींस पेशेंट में एक्टिवली ट्यूबरकुलोसिस चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको पीपीडी का इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देने के बावजूद उस जगह पे हमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं हो रहा, तो उसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलेंगे। यानी कि टीबी भी है पर्सन को लेकिन पीपीडी का स्किन टेस्ट करने के बावजूद उस स्किन के एरिया में कोई हमें चेंजिंग नजर नहीं आ रही, उसको फॉल्स नेगेटिव का नाम देते हैं। ये किस में आपको फॉल्स नेगेटिव मिलेगा? इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि वो उस एंटीजन के अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। ठीक है, जैसे कि एड्स है, उसके अलावा कोई ट्रांसप्लांटेशन के बाद वाले जो पेशेंट हैं, या एक्सट्रीमली सिक पेशेंट हैं, या ओल्ड एज हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट वाले में हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो मेडिकेशन होती है वो चल रही होती है, जो अच्छे खासे सिक होते हैं उनके इम्यून सिस्टम पहले ही वीक होता है, अगर उनमें हम ये वाला टेस्ट करेंगे तो उनमें नेगेटिव आएगा, फॉल्स नेगेटिव आएगा। ठीक है,
उसके अलावा जो एक्सट्रीम एज है यानी कि बूढ़े पेशेंट्स जो हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उनका इम्यून सिस्टम भी बूढ़ा हो चुका होता है, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो चुका होता है। तो अगर हम उनमें ये वाला प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। उसके अलावा एड्स, ठीक है, कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट होंगे उनमें भी फॉल्स नेगेटिव आएगा। पीपीडी परफॉर्म करते हैं तो हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जिस जगह पे हमने इंजेक्शन लगाया होगा, अगर मोर देन 15 मिलीमीटर यानी कि 15 मिलीमीटर के दायरे से अगर ज्यादा यानी कि आपको रेडनेस और स्वेलिंग मिले, जनरल पब्लिक विदाउट रिस्क फैक्टर यानी कि जनरल पब्लिक में विदाउट रिस्क फैक्टर, उनमें रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो 15 mm से ज्यादा मिले, दैट इज कंफर्म्ड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। 15 mm से ज्यादा है, जनरल पब्लिक है यानी कि आम कोई बंदा है और उसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, तो वो उसमें दैट इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। मोर देन 10 mm, अगर इन ड्यूरेशन हमने इंजेक्शन लगाया है, ठीक है, और उसका जो साइज है मोर देन 10 mm है, उसका जो दायरा बनना है, तो उसमें क्या है, रेजिडेंट ऑफ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, वो किसी हेल्थ फैसिलिटी में लंबे अरसे तक स्टे किया है एज अ पेशेंट या एज अ हेल्थ वर्कर, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आईवी ड्रग अब्यूजर्स एंड मेडिकली अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस। आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं या के मेडिकली अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस हैं जिनको मेडिकली प्रॉपर तरीके से नहीं देखा गया, हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है। इनमें आपको इंड्यूरेशन मिलेगी, ये वाले स्वेलिंग्स मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, लेकिन ये वाले रिस्क फैक्टर्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ये वाले रिस्क फैक्टर्स भी हैं और उनका जो साइज है मोर देन 10 mm है, ठीक है, तो उनमें ये वाला नॉर्मली आ सकता है। वो पेशेंट नहीं है लेकिन उनमें फिर भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिस्क फैक्टर्स से उनका सामना हुआ है और उनकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है। जब इम्यूनिटी उनके अगेंस्ट डेवलप हो जाएगी तो आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद है मोर देन 5 mm इन केस ऑफ HIV पॉजिटिव, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, और उसके अलावा ग्रुप और रिसेंट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एक्टिव टीबी, या तो वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ना होने के बराबर है। उनमें इन्फेक्शन तो चल रही है लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बहुत थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो उसमें जो इंड्यूरेटेड एरिया होगा 5 mm तक आएगा, ठीक है। उसके अलावा रीसेंट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द टीबी, या वो पेशेंट वो पर्सन जो कि किसी टीबी पेशेंट के नज़दीक रहे हों, ठीक है, उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होती हैं, क्योंकि सांस के थ्रू, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाता है, तो उनके अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। अभी पूरी तरह से उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, तो उनमें आपको ये वाला इतने से अलामत मिल सकते हैं 5 mm तक, ठीक है। ऊपर वाली एपिडर्मिस है और नीचे वाली डर्मिस है। हमने ये वाला जो पीपीडी देना होता है ये इंट्राडर्मली देना है, यानी कि डर्मिस के अंदर देना है, ठीक है। जब इंट्राडर्मली देंगे तो इस तरह का इंड्यूरेटेड एरिया हमको नजर आएगा, ठीक है। कि कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सी अलामत होंगी वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। सेम चीज़ इधर भी लिखी हुई है, वही सेम चीज़ इधर लिखी हुई है, ठीक है। किसी को अगर समझ ना आए तो वो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। Clinical manifestations. The first exposure to the Mycobacterium tuberculosis is called primary tuberculosis, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर माइकोबैक्टीरियम को एक्सपोज हो रहे हैं तो उसको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली इज अ सब क्लिनिकल यानी कि एसिम्टोमेटिक लंग इन्फेक्शन। ये एसिम्टोमेटिक लंग इन्फेक्शन होगी ओकेजनली एज एन ओवर्ट सिम्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स। बहुत कम ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो सिम्टम्स के साथ अपीयर हो, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन यूजुअली जो होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है, लेकिन सम टाइम जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो उनके अंदर ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है इसमें भी सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। व्हेन असिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स द acquired cell mediated immunity will wall off and suppress the bacteria। जिस वक्त प्राइमरी एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगी वो उसको हमारा जिस्म किस तरह कवर कर रहा होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उस बैक्टीरिया को सप्रेस करेगा। दीज डिफीटेड बैक्टीरिया लाई डोरमेंट बट माइक ऑफ रखें।
दीज डिफीटेड बैक्टीरिया यानी कि जिसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी ने काबू पा लिया है, ठीक है, लाई डोरमेंट, उन केजियस नेक्रोसिस के अंदर डोरमेंट यानी कि जिंदा रहते हैं, अधमरे जिसको बोलते हैं ना, उस कंडीशन में रहते हैं। कैन लेटर राइज अप एंड कॉज डिजीज, ये दोबारा यानी कि स्ट्रॉन्गली अटैक कर सकते हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये दोबारा रीएक्टिव होके सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करवा सकते हैं, ठीक है। दिस सेकेंड इन्फेक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी और रीएक्टिवेशन ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस दो तरह की हो सकती है, एक तो एसिम्टोमेटिक, दूसरी सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक जिसमें सिम्टम्स प्राइमरी टीबी में भी शो हो जाए, ठीक है। एसिम्टोमेटिक जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काबू पा ले। Asymptomatic primary infection, the cell mediated defense kick in and the foci of bacteria becomes walled off in the caseous granuloma. जिस वक्त प्राइमरी इन्फेक्शन होगी हमारा इम्यून सिस्टम उसको किक करेगा यानी कि उसके ऊपर काबू पा लेगा और उसको केजियस ग्रैनुलोमा के अंदर कैद कर देगा, ठीक है। केजियस ग्रैनुलोमा बना के यानी कि मैक्रोफेजिस के अंदर, मैक्रोफेजिस के इर्द गिर्द न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद कोलाजन, फाइब्रोब्लास्ट और उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन यानी कि उसको उसी एक छोटे से एरिया के अंदर कैद कर देगा ताकि वो लंग्स के अंदर और ज्यादा ना फैले और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। दीज ग्रेनुलोमास देन हील विद फाइब्रोसिस, ये जो ग्रेनुलोमास होते हैं ये फाइब्रोसिस के साथ हील हो जाते हैं, इनके इर्द गिर्द फाइब्रस टिश्यूज बन जाते हैं। कैल्सिफिकेशन एंड स्कार फॉर्मेशन, कैल्सिफाई हो जाएंगे और उस जगह पे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। दीज ऑर्गेनिजम्स इन दीज लीजन्स आर डिक्रीज इन नंबर बट रिमेन वायबल, ये ऑर्गेनिज्म इन लीजन्स के अंदर इनका जो नंबर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट रिमेन वायबल, लेकिन वो जिंदा रहते हैं, ना होने के बराबर होते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं। टाइनी ट्यूबरकल्स एज द ग्रेनुलोमास आर कॉल्ड आर ऑफन टू स्मॉल टू बी सीन इवन ऑन चेस्ट एक्सरे, जो छोटे छोटे बिल्कुल ग्रेनुलोमा होंगे, ट्यूबरकल्स होंगे, वो हमको चेस्ट एक्सरे पे नजर नहीं आएंगे, ठीक है। Gone complex, a calcified tubercle in middle or lower lung zone is called gone focus. जो गोन फोकस होता है यानी कि मैक्रोफेजिस के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी है इस बैक्टीरिया को कैद करने के लिए, ठीक है, उसको गोन कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, गोन फोकस का नाम देते हैं। अ गोन फोकस कंपनीड बाय लिम्फ नोड कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा इज कॉल्ड गॉन और रैंक और कम्प्लेक्स, यानी कि ग्रैनुलोमा के साथ साथ अगर उसके इर्द गिर्द कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उस गोन फोकस के इर्द गिर्द साथ में कोई लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाएं तो इन दोनों के इन्वॉल्व होने की जो सिचुएशन है उसको गोन कम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब तक लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते उसको गोन फोकस का नाम दिया जाएगा, अगर साथ में लोकल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको गोन कम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जी सर। आवाज आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? यस सर, आ रही है समझ। सिम्टोमेटिक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुई है और उसमें ही सिम्टम्स आ गए हैं। पहले हमने पढ़ी है एसिम्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि जिसमें सिम्टम्स नहीं होंगे प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर। अभी सिम्टोमेटिक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। अकर्स फॉर लेस फ्रीक्वेंटली, मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में होगी जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा। चिल्ड्रंस के अंदर होगी क्योंकि चिल्ड्रंस का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिवेल्प हो रहा होता है, ठीक है, अंडर डिवेल्प होता है, तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस की प्राइमरी इन्फेक्शन। उसके अलावा एल्डरली, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा खासा वीक हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है, उनके अंदर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस सिम्टोमेटिक हो सकती है। और उसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल HIV, उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले, उसके अलावा जो कीमोथेरेपी पे होंगे, ठीक है, उसके अलावा टर्मिनली इल पेशेंट जो होते हैं रीनल फेलियर के साथ जिनका डायलिसिस चल रहा हो, ठीक है, इस तरह के MI के साथ वो लोग जो अच्छे खासे
बीमार होंगे उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो उनके अंदर ये प्राइमरी सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। ग्रुप्स डू नॉट हैव अ पावरफुल सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एज डू हेल्दी एडल्ट्स, सो द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सप्रेस्ड। इनके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता कि उनके इस ऑर्गेनिज्म को सप्रेस कर सके, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम दैट कैन बी इन्वॉल्व इन ट्यूबरकुलोसिस, अब उस ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, उन ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं जो कि इसकी वजह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि लंग्स की टीबी, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इन्फेक्शन, प्लूरल या पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लिम्फ नोड इन्फेक्शन, लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है। रीनल टीबी हो सकती है। स्केलेटल की टीबी हो सकती है, यानी कि बोन्स की टीबी हो सकती है, जिसको हम पोर्ट्स डिजीज का भी नाम देते हैं। पोर्ट्स डिजीज यानी कि अगर उसने हम वर्टिब्रा की टीबी हो, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की अगर टीबी हो उसको पोर्ट्स डिजीज का नाम दिया जाता है। जॉइंट्स की टीबी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की टीबी हो सकती है, सीएनएस ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस होती है जो अच्छी खासी अग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस हो, उसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का नाम देते हैं। immune system compromised in case of AIDS and aging, ठीक है। स्प्रेड टू द अपर लोब्स, इस इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो मिडल जोन से आगे अपर लोब में चले गए हैं, ठीक है। मेमोरी टी सेल रिलीज साइटोकाइंस, और उसके नतीजे में जो मेमोरी टी सेल्स हैं जो कि जिन्होंने इसके एंटीजन को डिटेक्ट किया है वो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। साइटोकाइंस की मदद से उसको मैक्रोफेजेस को और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे और इनको इनगल्फ करके किल करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं उस किलिंग के दरमियान कुछ एंजाइम जो इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं उनके ऊपर गिरेंगे और उनको डेथ करवा देंगे, जिसको हम केजियस नेक्रोसिस या कैविटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम डिसेमिनेटेड यानी कि स्प्रेड हो चुका है जो टीबी, उसका नाम देते हैं डिसेमिनेटेड टीबी। अगर तो गोन फोकस की हमने बात की है, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेनुलोमा बना है, कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा बना है, ठीक है। अगर उसके साथ लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो गोन फोकस प्लस लिम्फ नोड्स, उसको गोन कम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं। डायग्नोसिस अब कैसे की जा सकती है? पीपीडी स्किन टेस्ट किया जा सकता है। दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिकेट्स एन एक्सपोजर सम टाइम इन द पास्ट। इससे हमें ये पता चलेगा कि इस पेशेंट का पिछली जिंदगी में कभी ना कभी टीबी के साथ एक्सपोजर हो चुका है, या तो वो वैक्सीनेटेड है या एक्टिव टीबी का पेशेंट है, ठीक है, या वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। पीपीडी स्किन टेस्ट से हमें इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन इससे हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को अभी एक्टिव टीबी चल रही है। उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास कुछ और टेस्ट भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरे देखेंगे। एक्सरे यू मे पिक अप एन आइसोलेटेड ग्रेनुलोमा। एक्सरे के अंदर हमें आइसोलेटेड ग्रेनुलोमा नजर आएगा, गोन फोकस, गोन कम्प्लेक्स, ओल्ड स्कारिंग इन द अपर लोब और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलस फिनोमिना, ट्यूबरकुलस निमोनिया, ठीक है। यानी कि हमें कैविटेशंस नजर आएंगी एक्सरे के ऊपर, या गोन कम्प्लेक्स या गोन फोकस नजर आएगा एक्सरे के अंदर, ठीक है। हाइलर लिम्फ नोड्स की स्कारिंग नजर आएगी। उसके बाद जो हम करते हैं स्पूटम एसिड फास्ट स्टेन एंड कल्चर, यानी कि हम जो स्पूटम होगा उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग उसकी करेंगे, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम के लिए जिस तरह ग्राम स्टेनिंग है जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनके लिए हम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। ये एसिड फास्ट स्टेन जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए किया जाता है, नोकार्डिया के लिए किया जाता है, और इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। व्हेन द एसिड फास्ट स्टेन और कल्चर आर पॉजिटिव, दिस इंडिकेट्स एन एक्टिव पल्मोनरी इन्फेक्शन। अगर स्पूटम टेस्ट में AFB स्टेन पॉजिटिव आ जाए, दैट मीन्स उसकी स्पूटम के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई आर प्रेजेंट। प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है। उसके अलावा हम उसके स्पूटम को कल्चर करके देखेंगे, कल्चर करेंगे। आपको मैंने पहले बताया कि ये बहुत स्लो ग्रो करता है, ऑलमोस्ट 6 वीक तक लेता है, ठीक है, ग्रो होने में। 6 वीक बाद इसकी जो कॉलोनीज हैं वो अपीयर होना स्टार्ट करती हैं। तो कल्चर में हम जब इसको कल्चर करवाएंगे तो कल्चर से भी हमें पता चल जाएगा कि इसके स्पूटम के अंदर AFBs यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई आर प्रेजेंट, ठीक है। दैट विल कंफर्म दैट this person have active pulmonary infection with mycobacterium tuberculosis, ठीक है।
उसके बाद है क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट, ये अभी एब्सोल्यूट हो चुका है, इस टेस्ट को अभी नहीं करते नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। ये वाले ऊपर वाले जो 3 टेस्ट हैं ये किए जाते हैं, एक्सरे किया जाता है, स्पूटम फॉर एएफबी एंड एएफबी स्टेन एंड कल्चर किया जाता है, उसके अलावा पीपीडी स्किन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑन एलजे मीडियम, लोवेंस्टोन जेंसन मीडियम इसको बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपीयर्स ड्राई रफ रेज्ड इर्रेगुलर कॉलोनीज। इसके अंदर जो ये वाला मीडियम है जिसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करेंगे, तो ये कैसा अपीयर होएगा, ड्राई रफ रेज्ड इर्रेगुलर कॉलोनीज अपीयर्स रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्स की सूरत में ये अपीयर होगा, रफ कॉलोनीज होंगी इसकी। द अपीयर्स क्रीमी वाइट, और इसका जो कलर होगा क्रीमी वाइट होगा, बिकम्स येलोविश, और आहिस्ता आहिस्ता ये येलो हो सकते हैं। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम बोविस की बात, पहले हमने ट्यूबरकुलोसिस की बात की, अभी एक इसकी और स्ट्रेन है जिसको माइकोबैक्टीरियम बोविस की बात करते हैं, ये काउ मिल्क की वजह से होता है। अपीयर्स एज फ्लैट स्मूथ मॉइस्ट वाइट एंड ब्रेकअप इजीली। ये मॉइस्ट होगा, वो ड्राई है, ये वाइट एंड स्मूथ होगा, ठीक है। वो क्रीमी वाइट है, और उसकी जो सरफेस है वो रफ रेज्ड होगी, इरेगुलर होगी, ठीक है। ये इजीली ब्रेकअप हो जाएगा, वो इजीली ब्रेकअप नहीं होगा। ट्रीटमेंट में कौन सा देते हैं, आइसोनाइजेड रिफेम्पिसिन इथम्बेट्यूल पायराजिनामाइड। ये वाली जो ऊपर वाली जो 4 ड्रग्स हैं इसको फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। आइसोनाइजेड रिफेम्पिसिन इथम्बेटोल एंड पायराजिनामाइड। उसके बाद जो नीचे वाली जो 3 ड्रग्स हैं इनको सेकंड लाइन ड्रग्स बोलते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, क्विनोलोन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऊपर वाली ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका हो या ऊपर वाली किसी ड्रग से उसको एलर्जी हो, तो उस कंडीशन में हम फिर नीचे से कोई एक ड्रग ऐड अप करते हैं। कि जो वैक्सीन होती है उसका नाम क्या होता है, बीसीजी। उसके बाद हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की। लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज एन एसिड फास्ट रॉड, ये भी एसिड फास्ट रॉड होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो दिस बैक्टीरियम ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, इसको आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर नहीं ग्रो किया जाता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट हैज ओनली बीन ग्रोन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स सच एज ऑफ माइस एंड मंकी। इट कॉजेज द फेमस डिजीज कॉल्ड लेप्रोसी। इनको सिर्फ और सिर्फ लाइव एनिमल्स के अंदर ग्रो किया जा सकता है। तो इसको किसके अंदर ग्रो किया जाता है, या तो माइस के अंदर ग्रो किया जाता है या मंकीज के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, लेप्रोसी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्रोसी आर डिपेंडेंट ऑन 2 फिनोमेना। लेप्रोसी की जो मैनिफेस्टेशन है 2 फिनोमेना पे डिपेंड करते हैं। द बैक्टीरिया अपीयर्स टू ग्रो बेटर इन कूलर बॉडी टेम्परेचर, ये कूलर बॉडी टेम्परेचर यानी कि जिस एरिया में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है उस एरिया में ये ग्रो करेंगे। यानी कि ये स्किन हमारे जिस्म के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाएंगे, ये स्किन के साथ साथ रहेंगे और स्किन के साथ साथ इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे। The severity of the disease is dependent on the host cell mediated immune response to the bacilli। ये डिपेंड करता है कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना वेल डेवलप है, ठीक है, कितना अच्छा है। विच लिव ऑफ कल्टेटिव इंटरसेलुलर एग्जिस्टेंस लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्रो करता है उसी तरह ग्रो करता है, लेकिन इसकी जो खासियत है ये स्किन के साथ ग्रो करेगा, ठीक है। देर आर 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ लेप्रोसिस, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी कौन सी होती है, आल्सो नोन एज पाउसी बेसिलरी लेप्रोसी। पाउसी का मतलब होता है लेस बेसिलाई, यानी कि इसमें जो बेसिलाई होंगे उनकी तादाद बहुत कम होगी। पॉसी बेसिलाई पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी में क्या होता है, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनिज्म लिमिट्स इट्स ग्रोथ। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा अग्रेसिवली काम कर रहा होगा, यानी कि बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, बहुत ही अग्रेसिवली काम करेगा। वेरी फ्यू एसिड फास्ट बेसिलाई आर सीन, इसमें बहुत कम एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली काम करेगा, उनको किल कर देगा। एंड ग्रेनुलोमास कंटेनिंग जेंट सेल्स फॉर्म, इसमें ग्रेनुलोमा के अंदर जेंट सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस हमको मिलेंगे। द नर्व डैमेज seems like to be caused by cell mediated immunity as there are few organisms and cell mediated immunity response is strong।
इसमें जो हमारे नर्व डैमेज होगी ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी में, वो हमारा अपना ही इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उस हमारे नर्व्स डैमेज करेगा, ठीक है। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव होने की वजह से वो साइटोकाइंस रिलीज करेगा, मैक्रोफेजेस उस जगह पे अपने एंजाइम्स थ्रो करेंगे, उन एंजाइम्स की वजह से, ठीक है, और साइटोकाइंस की वजह से जो पेरिफेरल नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। यानी कि इस जगह पे जो डैमेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी में डैमेज हो रहा है हमारी अपने इम्यूनिटी की वजह से, हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो कि अग्रेसिवली काम कर रहा है उसकी वजह से हमारे जो नर्व्स होंगे वो डैमेज होंगे, ठीक है। The cell-mediated immunity response consists primarily of CD4 positive cells and a Th1 profile of cytokines, namely interferon gamma, interleukin 2, and interleukin 12. CD4 हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, जब वो एक्टिवेट होंगे तो उनकी वजह से Th1 हेल्पर सेल यानी कि टी हेल्पर सेल 1 जो होगा वो क्या करवाएगा, साइटोकाइंस रिलीज करवाएगा। उन साइटोकाइंस के नाम क्या हैं, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 12, ये वाले साइटोकाइंस रिलीज होंगे। इट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स दैट कॉजेज द नर्व डैमेज सीन इन द ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी, और इसके अग्रेसिव रिस्पॉन्स की वजह से जो नर्व डैमेज होगा, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी के अंदर। मींस इसमें बेसिलाई की जो तादाद होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अग्रेसिव रिस्पॉन्स की वजह से नर्व्स डैमेज हो गई हैं। पेशेंट विद tuberculosis leprosy, TL means tuberculosis leprosy, can mount a cell-mediated defense against the bacteria, thus containing the skin damage so that it is not excessive. They will have milder and sometimes self-limiting disease. The patient demonstrates localized superficial unilateral skin and nerve involvement. This form of leprosy, there are usually only one or two skin lesions. They are well defined, hyperpigmented, elevated blotched, thickened superficial nerves, and significant anesthesia of the skin lesions occur. इसमें क्या होगा कि हमारे अच्छी इम्यूनिटी की वजह से जो डिजीज़ होगी वो लिमिटेड होगी, सेल्फ लिमिटेड होगी, यानी कि खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। और इसमें बहुत यानी कि थोड़ा जो बॉडी का स्किन का थोड़ा सा हिस्सा इन्वॉल्व होगा, और जो एरिया इन्वॉल्व होगा उसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज उस जगह की जो सेंसेशंस होंगी वो लॉस हो जाएंगी। बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज उस जगह पे एनेस्थीसिया यानी कि उस जगह पे आपको पेन सेंसेशन वगैरह नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा उस जगह पे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से उस जगह के जो पिगमेंटेड यानी कि पिगमेंट्स होते हैं वो लॉस हो जाएंगे। पिगमेंट का लॉस होने की वजह से वो एरिया थोड़ा सा लाइट नजर आएगा, थोड़ा सा दूसरे एरिया की निस्बत ग्लो करेगा, ठीक है। ये देखें, इस एरिया में जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी उसने अटैक किया तो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ये वाली कंडीशन बन गई है, ठीक है। इम्यून सिस्टम ने उस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को तो किल कर दिया, लेकिन उसको उसकी किलिंग के दरमियान अपनी स्किन का भी नुकसान किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले बात कर रहे थे ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी की, अभी बात करेंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इन लेप्रोमेटस also known as multi-bacillary, multi means ज़्यादा, bacillary means bacilli, ठीक है, इसमें ज़्यादा bacilli होंगे। लेप्रोसी, the cell mediated response to the organism is poor। डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा है, उसमें पाउसी बेसिली यानी कि उसमें बेसिलाई कम थे, क्योंकि उसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अग्रेसिव था। इसमें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स पुअर है, तो इसमें जो बेसिलाई है उनकी तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स उसको कवर अप नहीं कर रहा। द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जिस जगह पे ये ग्रो करेगा उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होंगे। फोमी हिस्टोसाइट्स रेदर देन ग्रैनुलोमास आर फाउंड। फोमी हिस्टोसाइट यानी कि ये मैक्रोफेजेस को हिस्टोसाइट का नाम देते हैं, ये हिस्टोसाइट्स इतने एक्टिव नहीं होंगे। द नर्व डैमेज सीम्स लाइकली टू बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज पुअर।
इसमें जो नर्व डैमेज होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, ठीक है। उसमें नर्व डैमेज हुआ था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से, इसमें नर्व डैमेज होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी मल्टी नोड्यूलर स्किन लीजन्स अकर, इस उसमें चंद एक लीजन्स होती हैं क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो डिजीज़ होती है वो थोड़ी जगह तक महदूद रह जाती है, लेकिन इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स बनेंगे क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, रिजल्टिंग इन द टिपिकल लियोनिन, जिसको लाइन लाइक बोलते हैं लियोनिन को, ठीक है। लाइन लाइक फेस होगा पेशेंट का, ठीक है। मल्टी बेसिलाई और इम्यून सिस्टम इसमें वीक है, ठीक है। इसमें फेस की अपीयरेंस कुछ इस तरह की होगी, लाइन लाइक फेस। स्पेक्ट्रम अभी हम देखते हैं ट्यूबरकुलॉइड, बॉर्डरलाइन और लेप्रोमेटस में। नंबर ऑफ स्किन लीजन्स ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में क्या होगा, सिंगल। उसके बाद सिंगल क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अग्रेसिव है, तो उसने जब जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ उसको अग्रेसिवली किल कर दिया, तो लीजन सिर्फ एक सिंगल जगह पे आपको मिलेगी। बॉर्डर लाइन जो होगा उसमें आपको सेवरल लीजन्स मिलेंगी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसमें बेसिलाई की तादाद ज़्यादा होती है, इसमें भी आपको सेवरल लीजन्स मिलेंगे। हेयर ग्रोथ ऑन द स्किन लीजन्स एब्सेंट होगी ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, तो इसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। बॉर्डर लाइन में इन बिटवीन होता है, तो इसमें स्लाइटली जो हेयर लॉस होगा वो डिक्रीज हो, हेयर ग्रोथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं होगा, तो इस वजह से इस जगह की जो हेयर ग्रोथ होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। सेंसेशंस इन लीजन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज की लीजन्स होंगी उसमें जो सेंसेशन होगी ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में कंप्लीटली लॉस्ट। कंप्लीटली लॉस्ट क्यों होगी, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम उस नर्व्स को डैमेज कर देगा। इन केस ऑफ बॉर्डर लाइन मॉडरेटली लॉस, क्योंकि इसमें इन बिटवीन होता है। इन केस ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी ये नर्व्स को जो बेसलाई होते हैं इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते। मेनली इनका काम क्या होता है, ये नोड्यूल्स बनाते हैं, नोड्यूल्स की वजह से जो अपीयरेंस होती है वो अफेक्टेड होती है। तो इसमें नर्व्स इतनी ज़्यादा लॉस नहीं हुई, बहुत कम नर्व्स के ऊपर इफेक्ट होगा, तो इस वजह से सेंसेशंस विल बी नॉट अफेक्टेड, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई इन द स्किन नॉन, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उनको किल कर दिया है, ठीक है। बॉर्डर लाइन में भी आपको सेवरल मिलेंगे और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में भी आपको बहुत सारे बेसिलाई मिलेंगे। उसके बाद लेप्रोमाइन स्किन टेस्ट, जिस तरह का पीपीडी स्किन टेस्ट है इसी तरह का अगर इसके लेप्रोमेटस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, अगर उसके प्रोटीन्स हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा खासा तगड़ा है, ठीक है, अच्छा खासा एक्टिव है। लेकिन इन केस ऑफ बॉर्डर लाइन उसमें भी नो रिएक्शन, इन केस ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसमें भी नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस in lepromatous leprosy the bacilli are easily demonstrable by performing an acid fast stain of the skin lesion। अगर हम स्किन लीजन का एसिड फास्ट स्टेन करें तो इजीली हमको लेप्रोमेटस लेप्रोसी डायग्नोज कर लेंगे, उसमें ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। उसके अलावा हम सीरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, इनके सीरोलॉजी देख सकते हैं, इनके एंटीजन एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा पीसीआर कर सकते हैं। हाँ जी, अब टिल नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।